हेलो एवरीवन, केडी लाइव में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले सेशन को आप शेयर कर लो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस सेशन को लाइक कर लीजिए फटाफट सबसे पहले, क्योंकि मैं आपको आज जो पढ़ाने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन टेंस का पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले गुरु दक्षिणा तो दे ही देनी चाहिए आपको, नहीं? हाँ, नहीं तो मैं क्या करूँगी पता है? गुरु दक्षिणा नहीं दोगे तो फिर मैं बाद में अंगूठा काटूंगी और क्या करूंगी। गुरु दक्षिणा टाइम से मिल जाए तो सही रहता है, नहीं तो बाद में अंगूठा देना पड़ता है। तो आप बता लीजिए और डिसाइड कर लीजिए क्या देना है आपको, गुरु दक्षिणा की अंगूठा। अभी तो मैं ऑनलाइन अंगूठा मांग रही हूँ लाइक का, नहीं तो बाद में रियल अंगूठा मांग लूंगी। चलिए सुनो, इंग्लिश में सबसे बड़ा पंगा अब क्या है? अब ये पंगा है कि मैथ्स वालों को थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, यार इंग्लिश को वैल्यू क्यों दे दिया गया। नहीं, अब मैं 45 मार्क्स ज्यादा हूं किससे? मैथ्स से। तो मेरा अपना अब अलग भाव है, नहीं? हाँ, आप लोग सोच रहे थे कि यार बस ठीक है, काम चलाऊ है इंग्लिश, मैथ्स कर लेंगे तो इंग्लिश का क्या वैल्यू। बेटा अब इंग्लिश का वैल्यू ज्यादा है, इसीलिए अब अपन को चाहिए फुल इज्जत। क्या? चलिए, टेंस हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े हैं मैं आपको समराइज 5 मिनट में कर दूं। क्या कहा था मैंने? इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर है बेटा, जो आपको इंग्लिश बोलना भी सिखा देता है और इंग्लिश लिखना भी सिखा देता है। और वो है पहला टेंस, पैसिव वॉइस एंड मॉडल्स। टेंस में आइए तो कहा था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। भाई टेंस होते हैं 2 प्रकार के, अगर मैं वर्ब के अकॉर्डिंग सोचूं तो। नहीं तो नॉर्मली कहोगे यार क्या हम इतना लॉजिकली क्यों सोच रहे हैं, नहीं हम इतना दूसरे तरीके से क्यों सोच रहे हैं। बेटा तो जो पुराने जमाने के बुढ़े होते हैं ना, वो बहुत इस तरह से ही सोचते हैं, है ना। इंटरव्यू में आया क्वेश्चन था इसलिए मैंने बताया आपको कि टेंस 2 प्रकार के हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास V1 है और V2 है, राइट? V1 एंड V2। लेकिन अगर हम नॉर्मली कहें तो बेटा टेंस 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसके सब टाइप्स भाई किसके अकॉर्डिंग पूछना चाहते हो? अगर आप पूछना चाहते हो इंग्लिश लैंग्वेज में जो इंग्लिश राइटर्स है उनके अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको कहोगे 4 प्रकार के हैं, क्योंकि वो सिंपल में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन अब जो इंडिया के लोग हैं ना, इन लोग बाल की खाल निकालने में हम लोग ज्यादा फेमस होते हैं, है ना। तो कहा ना, इसमें भी सिंपल प्रेजेंट अलग करो और प्रेजेंट इंडेफिनिट अलग करो, कॉन्टिन्यूस को अलग करो, परफेक्ट को अलग कर दिया और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये सब तो अलग था ही, लेकिन इनडेफिनिट और सिंपल वाला टेंस जो था इनको अलग किया। अब डिफरेंस क्या है? इज, एम, आर अगर मेन वर्ब है बेटा इज बोलना, इज मत बोलना, है ना। ये सारे बिहार वालों ने फ का फा बोल के और ज का ज बोल के एकदम बेड़ा गर्क कर दिया। इंग्लिश ने कहा भाई हमें भी चाहिए फुल इज्जत, लेकिन फुल इज्जत चाहिए, फूल नहीं चाहिए। फूल का मतलब पता क्या होता है ना? फ्लावर, है ना। फूल का मतलब मूर्ख। बेटा फ और फ का डिफरेंस याद रखना। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सारा का सारा प्रोनाउंसिएशन बर्बाद करके रखा हुआ है। चलिए रिमेंबर वन थिंग, मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरा एक्सेंट और मेरा प्रोनाउंसिएशन का नकल करिए। क्यों? क्योंकि बेटा इसलिए तो मदर टंग कहलाता है इंग्लिश, क्योंकि आप नकल ही करके तो सीखते हो अपनी माँ की भाषा। पापा तो अपना कमाई धमाई में ही बिजी रहते हैं, नहीं। एक बार मैंने किसी से पूछा आपका बेटा कितना बड़ा हो गया, तो कहता है इतना बड़ा हो गया। नहीं, इतना बड़ा मतलब कहते मैं जब सुबह उठता हूँ तब तक वो स्कूल चला जाता है और रात पहुंचता हूँ तो वो सोया रहता है, तो मुझे पता है इतना बड़ा हुआ। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ फादर। इसीलिए आपको कहते हैं मदर टंग। मदर टंग मतलब नकल करके तो सीखोगे ना भाषा, माँ की भाषा। तो अब मुझे ही माँ मानो, इंग्लिश किससे सीखोगे? मेरे से सीख रहे हो ना, तो मेरी नकल करो, राइट। रिमेंबर मीनिंग इसका याद रखना बेटा, बिहार को ऐसे नहीं है। ऐसा ही होता है बेटा, मैं खुद ही झारखंड की हूँ, मुझे पता है, मैं भी पहले बिहारी ही थी और बिहार की हूँ, और क्या कहूंगी मैं आपको। लेकिन बेटा ऐसा ही होता है, क्योंकि आपका मदर टंग इन्फ्लुएंस बहुत गंदे से आता है। झारखंड का नहीं, मैं बताती हूँ, बिहार का हो, यूपी के हो, हरियाणा के हो, सबका अपना अपना मदर टंग इन्फ्लुएंस है ना। तो ये मदर टंग इन्फ्लुएंस आपका इंग्लिश खराब करता है बेटा।
इसीलिए इंग्लिश में आप किसकी नकल करोगे? इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स देखो ना, बहुत बढ़िया उनका रहता है, ठीक है? क्योंकि हम तो आपको जब इंग्लिश में पढ़ाते हैं तो मेरा काम ही है क्या करना, आपको हिंदी वाले को भी लेकर चलना, इसीलिए मैं बाइलिंगुअल रहती हूँ। एनीवे, आप सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा आपको? सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये फर्क है कि सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर होता है ना? सिंपल पास्ट में वॉज वर होता है। किस फॉर्म में? भाई मेन वर्ब के फॉर्म में। एंड फ्यूचर में विल बी या शैल बी। अब कैसे कह दिया मैंने? खाली एक ही फॉर्मूला बता दिया बेटा, क्योंकि बी का ही फॉर्म इस्तेमाल होता है सिंपल वाले केस में। वो किसी सब्जेक्ट के बारे में बताता है, कुछ सब्जेक्ट के बारे में एक कोई कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल होता है। जैसे आई एम क्या? अ मदर, ओके। आई एम क्या? अ टीचर, फाइन। आई एम ऑनेस्ट। यानी कोई नाउन या कोई प्रोनाउन या कोई एडजेक्टिव किसी सब्जेक्ट के बारे में आता है ना, तो वो एडजेक्टिव कहलाता है ना? वो किसी नाउन के बारे में विशेषता बता रहा तो एडजेक्टिव कहलाता है। किसी नाउन के पोस्ट के बारे में बात करेगा तो नाउन या प्रोनाउन होगा, है ना? इसीलिए याद रखना, वो नाउन कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होगा या तो एडजेक्टिव होगा। कहां पे? इज एम आर के बाद, वॉज वर्ब के बाद, विल बी और शैल बी के बाद। क्लियर हो गया? अब सुनिए, ये सिंपल वाला केस था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है जब आप किसी प्रेजेंट में किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई वर्ब बता रहे हो, किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हो, जैसे कि आई टीच, आई थॉट, आई विल टीच। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट आई टीच, पास्ट इंडेफिनिट आई थॉट वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड फ्यूचर में आई विल टीच यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करोगे तो प्रेजेंट टेंस, वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करोगे तो पास्ट टेंस, और वर्ब का विल के साथ या शैल के बाद बेस फॉर्म लगाओगे तो फ्यूचर। लेकिन मैंने आपको जो पढ़ाया था, अभी देखो ये मेरा बैच नंबर 33 है, जिस शुरुआत मैंने किया है 10 से। इसलिए याद रखना, जो मैंने अभी तक पढ़ाया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हूं, ठीक है? याद करो, जो मैंने आपको पढ़ाया था वो मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पढ़ाया था। फिर उसके बाद मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहले मैंने जब सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया तो इसी के साथ में जाके सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर खत्म कर दिया था, है ना? उसके बाद मैं आ गई थी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और याद करो ये आपको स्ट्रक्चर कराते हुए फिर मैं चली गई थी इसमें, और मैंने आपको 10 नंबर सेंटेंस तक करा दिया था, है ना? 11 तक करा दिया था, अब मैं 12 करा रही हूँ। बेटा याद रखना, मेरा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन में बस यही डिफरेंस है कि मैं ऑफलाइन में सब कुछ लिखवा के करवाती हूँ, ऑनलाइन में क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हो, पता नहीं क्या लिखोगे, गलत लिखोगे, सही लिखोगे, पूछ तो सकते नहीं हो इतना ज्यादा, है ना? क्योंकि आप, एक स्क्रीन है मेरे सामने, जो आप कमेंट्स करते हो तो मुझे दिखता है। अभी तो खैर डेमो चल रहा है इसीलिए यूट्यूब का कमेंट्स दिख रहा है, और जितने भी ऐप में लिख रहे होगे कमेंट्स वो मुझे अभी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है? वो मुझे तब दिखेगा जब ये इसका डेमो सेशन खत्म हो जाएगा तब। अब सुनो, ऑफलाइन अलग है, ऑनलाइन अलग है। ऑनलाइन में बैच नंबर 33 10 से शुरू हो रहा है, और अब आप ये दोनों सेंटेंसेस फटाफट करके मुझे बताओ तो। बेटा फाउंडेशन कोर्स आप ले लो ना, जो कॉम्बो फाउंडेशन कोर्स जो है 33 के साथ जो आया 31, उसको ले लो। बेटा स्पोकन का बैच लोगे तो वीओडी लेना 60 वाला, जो नहीं है, लर्न इंग्लिश इन 60 डेज, बेस्ट है, ठीक है? अब आओ देखो ध्यान से, हु कम्स डेली सही है कि गलत है बताओ तो? हु कम्स डेली, मैं तो बस यही ढूंढ रही थी, जो आंसर मुझे दिख गया, और वो गलत था इसलिए मैं ढूंढ रही थी कि मुझे देखना चाह रही थी मैं कि आप सही करते हो कि नहीं। क्या मुझे सीजीएल की एग्जाम देनी चाहिए? मतलब वीओडी 29 में क्या है? वॉल्यूम 1, बेटा वॉल्यूम 1 का अलग वीओडी है। डिसेबल्ड है बेटा तो क्यों नहीं दोगे? आप कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते हो, बस ऐसा थोड़ी कि डिसेबिलिटी में आप किसी पोस्ट को नहीं दोगे। हु कम्स डेली बिल्कुल सही है। सुनो क्यों गलत नहीं है, देखो
आप कहोगे मैम आपने सिखाया था लास्ट क्लास में, आपने ही सिखाया था लास्ट क्लास में कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं। तो मैम डस कम लगाना चाहिए। अरे ये जब सब्जेक्ट ही मुझे नहीं पता है और तभी तो मैं पूछ रही हूं। भाई मेरे पास सब्जेक्ट नहीं है कि मैं हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट लगा दूं। हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट आएगा, है ना। याद रखना, आप V1 के केस में, V1 के केस में और V2 के केस में बेटा ढूंढ के निकालते हो। अच्छा V1 है तो डू लगाओ सब्जेक्ट के पहले। अच्छा V1 है तो डस लगाओ सब्जेक्ट के पहले, ये बोलते हो। अच्छा V2 है तो डिड लगाओ सब्जेक्ट के पहले, आप ये बोलते हो। और फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दो सब में, है ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दो सब में। बेटा मेरे पास सब्जेक्ट ही नहीं है तो मैं कौन सा डज लगाऊं सब्जेक्ट के पहले। समझ में आया। इसीलिए जब मेरे पास सब्जेक्ट ही नहीं, कैसे पता सब्जेक्ट नहीं है भाई, तभी तो हु पूछा है। कौन आता है तभी तो हु पूछा है। जब मेरे पास सब्जेक्ट ही नहीं है तो भी ये डज लगाने का मतलब ही नहीं बनता है। सीधा कम्स को ऐसे ही छोड़ दो, हु कम्स डेली, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो मैं आपको 2-3 सेंटेंस खाली पूछती हूं, यही हु वाला मैं देखना चाहती हूं। बेटा याद रखना, अगर टेंस पढ़ लिए और इंग्लिश का सेंटेंस समझे बिना आप कहोगे नहीं मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे बोलना नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि आप सीखे ही नहीं हो इंग्लिश, आपने टेंस ठीक से पढ़ा ही नहीं है। हु कम्स डेली का मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछती हूँ, जरा बना के दिखाओ तो मुझे। उससे कौन प्यार कर सकता है ये कह सकते हो आप। इसका इंग्लिश बताओ तो। ये दोनों है क्वेश्चन, ये दोनों आपके क्वेश्चन मार्क के साथ है। जल्दी बताओ तो। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत सही। बेटा मैं पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक करा दूंगी, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो सीख के बताओ मुझे। बेटा आप किसी भी सेंटर पे हो, आप अगर हमारे दूसरे सेंटर में जाना चाहते हो बैलेंस पेमेंट खत्म करोगे, मेरे बैच में आओगे तो बैलेंस पेमेंट खत्म करोगे और आ जाओगे। हु नोस यू, वेरी गुड। आपको कौन जानता है, यानी हु डज नो मत लगा दो, क्योंकि हु में सब्जेक्ट समा गया। आप पूछ रहे हो हु, तो फिर नो में एस रहने दो। हु नोज यू, तुम्हें कौन जानता है या आपको कौन जानता है। उससे कौन प्यार करता है, हु लव्स हिम, हु लव्स हिम। देखो सेम स्ट्रक्चर अगर आप सीखे हो तो सेम स्ट्रक्चर तो सीखना चाहिए ना, और आना चाहिए, और बनाओ। बेटा हु लव्स हिम होगा। बेटा अगर आप वॉल्यूम 1 लेते हो ना तो उसका वीओडी आप रामवान बैच करके खोजो ना, आप केडी लाइव में जाके मिल जाएगा आपको। ठीक है। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है बेटा आप इसमें व्हाट्सएप कर दो, आपको कल तक हम कॉल करवा देंगे। 17-18 तारीख वाले बच्चे को थोड़ा सा मैं डिले हो गई थी, बाकी मैं रेगुलर बेसिस पे आपको कॉल कराते जाऊंगी, आप मुझे व्हाट्सएप करके छोड़ देंगे। समझ में आ गया, क्लियर। बेटा हु नोज यू होगा, नो यू नहीं, हु नोज यू। अब सुनो क्यों, कुछ लोग कहते हैं मैम आप नोज क्यों लगा रहे हो सकता है कई लोग होंगे, है ना। बेटा जब तक हमें पता नहीं
कई लोग हैं, तब तक हम हु और व्हाट को सिंगुलर मानते हैं। जब तक हमें नहीं पता कई लोग या कई वस्तु है, तब तक हम हु और व्हाट को सिंगुलर मानेंगे। ठीक है, इसलिए हु नोस यू एंड हु लव्स यू। देखो चलो 13 का बनाओ तो जल्दी से। बेटा हु सिंगुलर माने हैं, तभी तो मैंने कहा हु कम्स। देखो ना, कम्स है, SES फॉर्म है। प्रीवियस ईयर बेटा इसी बैच के साथ आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। बताओ, he like his parents are introvert, he like his parents are introvert। कैसे बनाओगे? कुछ लोग likes लिख रहे हो। यस देवांशु, दीपांशु, वेरी गुड। सुनो, लाइक को लाइक्स मत लिखो बेटा, वो अपने पेरेंट्स को पसंद करता है ये बात नहीं, वो अपने पेरेंट्स की तरह ही अंतर्मुखी है, अपनी बातें अपने दिल में रखता है, दूसरे से शेयर नहीं करता। इंट्रोवर्ट वो है। लाइक्स नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे लाइक पसंद करने की बात ही नहीं है, यहाँ पे है वो अपने पेरेंट्स की तरह ही अंतर्मुखी है। ही इज इंट्रोवर्ट। ठीक है, ही इज इंट्रोवर्ट लाइक हिज पेरेंट्स। समझ में आया? इंग्लिश में फील करो, भावना को समझने की कोशिश करो। कई बार बच्चे कहते हैं मैम इंग्लिश नहीं समझ में आती। कहां से समझ में आएगी आपको इंग्लिश? आप इंग्लिश को सब्जेक्ट की तरह पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा बेटा, ये सब्जेक्ट नहीं है। जब आप भावनाओं का आदान प्रदान करते हो ना, जब आप कम्युनिकेट करते हो, तब एक भाषा का इस्तेमाल करते हो। और अगर ये भाषा इंग्लिश है तो इंग्लिश इज ऑल्सो जस्ट अ मीड ऑफ, इट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज अ मीन्स और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अब आप सोचोगे नहीं मैम भाषा है तो हमें ग्रामर पढ़ना जरूरी है। बेटा ग्रामर तो मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि डिटेक्टिंग एरर आता है, लेकिन मैं टेंस जो पढ़ा रही हूँ सिर्फ डिटेक्टिंग एरर के लिए नहीं पढ़ा रही हूँ। टेंस में इसलिए भी पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये आपको आपकी बातें बताने में हेल्प करेगा। हमने आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिया है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दिया। अब एक बात सुनना, मैं आपको क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन एक होता है ना इंग्लिश का, वो दे रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं ऑब्जेक्टिव इंग्लिश वालों को नहीं पढ़ा रही अभी। आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रही हूं या जो मैं पढ़ा रही हूं, मैं आपसे यही पूछूंगी कि बेटा ठीक है, आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हो है ना, आप डिस्काउंट पढ़ते, आप सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हो, लेकिन आप जब कोई कहीं से पैसा लेने जाते हो, कहता है कि भाई मैं 2% लूंगा, तब तुरंत कैलकुलेट कर लेते हो ना कि 2% लेगा, इसका मतलब है कि अगर मुझे 100 रुपया दे रहा है तो 2 रुपया ये ब्याज लेगा, यानी मुझे एक महीने में 102 रुपया देना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करते हो बेटा? उसको प्रैक्टिकल करते हो ना। फिर कहीं कुछ खरीदने जाते हो तो अच्छा इतना पैसा हमने दिया है, इतना वापस किया है, तुरंत तो माइनस करके समझ जाते हो कि हमको इतना पैसा वापस मिलेगा। बेटा एप्लीकेशन मैथ्स का जहां पे आता है वो बहुत अच्छे से समझ में आता है। इंग्लिश को भी अप्लाई करना सीखो। अगर आपने प्रेजेंट टेंस पढ़ा है तो प्रेजेंट टेंस को अप्लाई करना सीखो ना। मैंने आपको जितना प्रेजेंट टेंस पढ़ाया है, आज मैं आपसे पूछूंगी कि अगर मैं इसी को प्रेजेंट टेंस को अप्लाई करना बताऊं तो आपको आपके पेरेंट्स, आपकी बहन, आपकी माँ, आपका भाई, इन सबका टाइम टेबल पता है ना? अगर मैं ये कहूं कि मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट यानी सरकारी, मैं बहुत तेजी से लिख रही हूं ताकि आपसे सिर्फ पूछूं कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, एप्लीकेशन बताओ। और अगर इस तरह के ट्रांसलेशन करने हैं तभी आप स्पोकन लेना, वरना आप ऑब्जेक्टिव में लोगे। अभी जो ऑब्जेक्टिव बैच है वो लोगे, इसमें मैं कोई ट्रांसलेशन नहीं कराती। मैं ट्रांसलेशन तभी कराती हूँ जब मुझे लगता है भाई इसका स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तब मैं कराती हूँ। वरना स्पोकन में पूरा पूरा ट्रांसलेशन से सीखते हो, चाहे वो आर्टिकल पढ़ो या प्रेपोजिशन, पूरा पूरा आपको मैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर देती हूँ। अगर मैं कहूँ मेरी माँ किसी
किसी पर भी भरोसा नहीं करती। ठीक है, हम दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, और अगर मैं थोड़ा सा सेंटेंस जो मैं कंपल्सरी इंग्लिश का लेवल है अगर उसकी बात करूं, सरकार हम पर विभिन्न प्रकार के टैक्स यानी कि कर लगाती है। चलो जल्दी से फटाफट मुझे ट्रांसलेशन करके बताओ तो। वेरी गुड। I just want to see whether you know how to apply these things in English or not. है ना? जितने हिंदी मीडियम वाले हैं वो तो समझ गए होंगे, बाकी जितने जो दूसरे मीडियम वाले हैं उनको मैं बता दूं। पहला सेंटेंस है, मेरे पिताजी एक सरकारी विभाग में काम करते हैं। दूसरा सेंटेंस है, मेरी मां किसी पर भी भरोसा नहीं करती। तीसरा सेंटेंस है, हम दिल्ली में रहते हैं। और फोर्थ सेंटेंस है, सरकार हम पर विभिन्न प्रकार के टैक्सेस लगाती है। ठीक है, ध्यान से देखो। मेरे पिताजी एक सरकारी विभाग में काम करते। माई फादर, फादर सिंगुलर है ना, तो याद है सिंगुलर नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का SES फॉर्म लगाते हैं। माई फादर वर्क्स in a government department. ये मेरा V1 SES वाला स्ट्रक्चर हो गया सिंगुलर के साथ। बेटा आप कौन सा बैच लोगे? बैच अगर आपके पास 7 से 8 महीना टाइम है तो आप लाइव बैच लो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप VOD बैच लो, दोनों में से कोई एक लो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, और इंडिया का कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा बेटा सब में यही काम आएगा। मेरी मां किसी पर भी भरोसा नहीं करती। माई मदर, आप देखो SES वाला है लेकिन नेगेटिव है तो याद है ना, नेगेटिव में डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ट्रस्ट एनीवन। My mother does not trust anyone. देखो, मेरी माँ किसी पर भी भरोसा नहीं करती है। My mother does not trust anyone. हम दिल्ली में रहते हैं। We live in Delhi. हम दिल्ली में रहते हैं। We live in Delhi. देखो, प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर के साथ वर्ब का SES फॉर्म, देखो है ना। एंड कम टू द नेक्स्ट वन, सरकार सिंगुलर है, हम पर विभिन्न प्रकार के टैक्सेस लगाती है। बेटा आपको ऐसे वर्ड्स भी आने चाहिए जिसका इस्तेमाल सही तरीके से करोगे तो आपको प्रॉपर एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा, वरना कोई भी वर्ब कहीं भी लगा दो कैसा थोड़ी होता। आप लगाओगे गवर्नमेंट। टैक्स लगाने के लिए दो तरह के वर्ड इस्तेमाल होते हैं, या तो लेवी LEVY, सिंगुलर है तो लेवीज, या फिर इम्पोजेस। इम्पोजेस क्या? विभिन्न प्रकार के टैक्सेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस हम पर, ऑन अस। देखो समझ में आया? बेटा स्पोकन आप लर्न इंग्लिश इन 60 डेज वाला VOD ले लेना। क्लियर? ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेटा याद रखना, आपको प्रॉपर तरीके से समझदारी से आपको समझ के करना पड़ेगा। ठीक है,
और इस पर इसलिए मैं कह रही हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा आप अगर ऐसे लिखना चाहते हो 10 में से 8 ऐसे का मैक्सिमम भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। झारखंड टीजीटी के लिए बेटा आप मुझे इसी व्हाट्सएप पे ना सिलेबस भेजो एक बार, फिर मैं देख के बताऊंगी आपको। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। और ये जो पोर्शन है बेटा, इस पोर्शन को हम सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि इससे आपका कोई एग्जाम का क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। तो मैं इसको अब बाद में कराऊंगी, बाद में, जो इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है अभी, और ये इसलिए बाद में कराऊंगी बेटा क्योंकि इसको समझने के लिए आपको पूरा टेंस की जरूरत पड़ेगी, जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए मैं अभी उसको नहीं करा रही। मैं आपको सीधा सिंपल पास्ट करा रही हूं, और सिंपल पास्ट के बाद पास्ट इंडेफिनिट मैं जैसे कराऊंगी करना। एट द एंड ऑफ द सिलेबस आप पाओगे कि इसमें से मैं आपको बता दूं 3 से 4 चैप्टर है जिसका आपको वीओडी मिलता है। वो है सुपरफ्लुअस, स्पेलिंग्स, प्रोवर्ब्स एंड लीगल टर्म्स, 28, 29, 30, 31, ठीक है। और एक फ्रेजल वर्ब, ये फ्रेजल वर्ब अलग चीज है, वो रटने वाला पोर्शन है। बाकी सारा चैप्टर मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। इसीलिए जो चैप्टर कराऊंगी वो पूरा एक एक पेज पढ़ाऊंगी। चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस जरा देखो तो। देख लिया, फटाफट देख। चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है बेटा वीओडी, जिसमें एसएससी 2022 का बेटा आप ले लो। एक तो अगर वीओडी बैच ले रहे हो ना तो आप बैच नंबर 20 लेना। कंपल्सरी और स्पोकन इंग्लिश के लिए बेटा वो अलग वीओडी है, ठीक है। तब तो आप A to Z वाला लेना पड़ेगा आपको। आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी उसमें। चलो सुनो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है? मतलब पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट मतलब हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। किसके बदले में? वॉस वर्ग के बदले में। बेटा वीओडी 25 मैं पूछ लेती हूँ, अगर आ गया हो तो वो करवा दूंगी मैं, अभी मैं तुरंत नहीं बता पाऊंगी। सुनो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। बोलोगे वॉस वर्ब फॉर्म है, हाँ भाई सेकंड फॉर्म है, तो हमने सिंपल पास्ट में तो यूज कर ही लिए। अब हम कौन सा सेकंड फॉर्म यूज करेंगे? अब हम कोई भी इज एम आर का वॉज वर्ब छोड़कर कोई भी सेकंड फॉर्म यूज कर लेंगे, ठीक है ना। कोई भी वर्ब का, इसे तो कहते हैं करो बेटा। राजस्थान का एलडीसी सब कोई ले रहा है, कोई वीओडी एक बैच ले रहा है या लाइव, सब कुछ ऑब्जेक्टिव में है। हड़बड़ी में नहीं हो तो लाइव लो, हड़बड़ी में हो तो वीओडी ले लो, ठीक है। चलो सुनो ध्यान से, स्ट्रक्चर्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म कहां लगेगा? कोई भी पास्ट एक्शन में, भाई पास्ट होना चाहिए, दैट्स इट। वर्ब का सेकंड फॉर्म सब जगह ना, सिर्फ पॉजिटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म, भाई नेगेटिव में डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और क्वेश्चन पूछोगे तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना, राइट? याद रखना यार, इंग्लिश में ये जो सेकंड फॉर्म है ना, लोग कहते हैं यार खाली एक जगह यूज करना है, क्यों इतना याद करें। और लड़के तो ऐसे ही होते ही हैं, लड़कों को तो बस जितना आसानी से निकल जाए, फिर वो क्या करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म, अच्छा वर्ब का सेकंड फॉर्म में तो ईडी लगता है,
तो सब में ईडी ईडी लगाने लगते हैं, फिर वो पुट का पुटेड करने लगते हैं, शेड का शेडेड करने लगते हैं। लड़कों का इंग्लिश में जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, तो इसीलिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन में लड़कियां अच्छी होती है, लड़कों का कम्युनिकेशन इसलिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि आप कभी भी अपनी बातें कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। क्यों भाग जाती है गर्लफ्रेंड छोड़ के आपको? हाँ, आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के इसलिए भाग जाती है क्योंकि आप अपने प्यार को ठीक से कम्युनिकेट नहीं करते हो। लड़कियों को का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है ना? और कम्युनिकेशन जितना वो ज्यादा करती है ना, वो उतना ही एक्सपेक्ट करती है। आप सोचते हो मैं प्यार तो इतना करता हूँ, फिर पता नहीं क्यों ऐसे बोलती रहती है। बिकॉज शी वॉन्ट्स टू हियर दैट कि हाँ तुमसे मैं प्यार करता हूँ, दिन में 4 बार बोलो, खुश रहेगी वो। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि इंग्लिश भी एक कम्युनिकेशन का लैंग्वेज होता है ना? कम्युनिकेशन का ही तो लैंग्वेज है एक। तो इसीलिए जब आप कुछ बोलना चाहते हो, यू मस्ट बी क्लियर, यू मस्ट बी कंप्लीटली क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। आ जाओ, वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या है? कहीं दिखे वर्ब का सेकेंड फॉर्म समझ जाओ, काम खत्म। खत्म मतलब पास्ट। जैसे अब मैं बोलूं, चलो मैंने कल क्या क्या किया था, अब मैंने जैसे कहा मैंने क्या क्या किया था, बस सब में V2 लगाते चले जाओ। चलो, अब अगर मैं आपको सेंटेंस का ट्रांसलेशन दूं तो फायदा नहीं है। क्यों? आपने कल क्या क्या किया था, अब आप बनाओ सेंटेंस, मैं इसमें देखूंगी आपने कल क्या क्या किया था। कुछ सेंटेंसेस बना के मुझे दिखाओ, जल्दी जल्दी। कपिल कह रहा है याद मत दिलाओ। नरेंद्र कहता है मैं हम बहन मानते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं। सीजीएल के लिए बैच, यार सारे बैचेस सीजीएल के लिए है। हाँ, दिन में 4 बार उनको सुनने का मन करता है। जल्दी से बताओ तो आपने कल क्या क्या किया था। अब मैं आपका सेंटेंस का सबको बताऊंगी कि आपने कल क्या क्या किया था। सब में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, और जो जो नहीं किया था उसमें वर्ब का डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। एसके मौर्य, बेटा आप रिकॉर्डेड 20 ले लो ना अभी। 17 वही सेम है बेटा, 17 20 ये सब आता रहता है। आई स्लेप्ट। देखो अखिलेश ने स्लीप को स्लेप्ट बनाने में वर्ब का, मैंने कहा था ना तुम लोग का वर्ब का सेकंड फॉर्म गलत रहता है। आई प्लेड गेम्स, वेरी गुड। यू प्लेड पबजी, आई नो लड़के पबजी खेलते हैं। आई रिव्यूड मैथ्स, वेरी गुड। आई वेंट टू कोचिंग होगा नमी, आई वेंट टू कोचिंग। अखिलेश बेटा आई सी का सेकेंड फॉर्म लगाओगे, सीन कैसे लगा दिया? आई सॉ अ मूवी लगाओगे। आई प्लेड म्यूजिक, वेरी गुड। क्लास नोट्स कौन सी लेनी है बेटा? क्लास नोट्स एक ही बुक है। वॉट डिड आई डू होगा आकाश, आप क्वेश्चन फॉर्म लगा रहे हो तो डिड आई डू होगा ना। हिमांशु आई वेंट टू उदयपुर, बहुत अच्छा। आई लर्न वोकैबुलरीज, वेरी गुड। घोस्ट, आई स्टडीड yesterday, वेरी गुड। आई रेड नीतू मैम्स, नीतू मैम एपोस्ट्रॉफी एस लगाना पड़ेगा बेटा, ग्रामर बुक, वेरी गुड। आई वेंट देर, आई वेंट टू बाजार, बेटा आई वेंट टू मार्केट लिख दो। आई वेंट टू ताजमहल yesterday, वाओ। आई वेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। आई डिड माई वर्क होगा बेटा yesterday, प्रिया, नहीं तो आप लिखो सीधा आई वर्कड yesterday। समझ में आ गया? हाँ, आई वेंट टू विलेज, बिल्कुल सही है। देखो आपको समझ में आ गया। आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करना है पास्ट के लिए। चलो, आई sang अ सॉन्ग, वेरी गुड। I did not attend. Okay, I did not. You can say I did not visit any social media yesterday. I saw a beautiful क्या? Beautiful का spelling भी wrong लिखे हो बेटा। I saw a beautiful क्या? A girl yesterday लगा दो। I saw a beautiful girl yesterday. I loved, बेटा loved का मतलब हो गया आपको मैथ्स पसंद था, अब नहीं है, ऐसा थोड़ी है। I did not attend the class yesterday, बेटा do not नहीं होगा, yesterday के साथ did not लगाओगे। ठीक है, समझ में आया? अब आओ, अगर कहोगे मैम ये सब तो स्पोकन की बात है, इसमें
वर्ब का सेकंड फॉर्म से लेके इतना ढेर सारा मैं सेंटेंसेस कराती हूँ ना, करीबन 40 सेंटेंसेस है, फिर एक बड़ा सा पैराग्राफ है अगर स्पोकन की बात करोगे। लेकिन भाई हम ऑब्जेक्टिव इंग्लिश पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो चलो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का देखो तो बताओ, बनाइए 1 से लेकर 4 तक, जल्दी करो तो। बोलो। आई डेंट राइट नोट्स बेटा, मैं पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ तो प्रेजेंट क्यों लगा रहे हो? आई टुक अ क्लास ऑफ केडी कैंपस यस्टरडे, वेरी गुड हिमांशु। आई रोट अ लेटर इन इंग्लिश कर दो बेटा, आई रोट इंग्लिश क्या होता है? आई डिड नॉट कम, मुकेश वेरी गुड। चलो अब जरा फटाफट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओ और बताओ कि क्या सही है। देख लिया? चलो अब सुनो बेटा, रोहित डिड नॉट केम, गलत हो गया ना। रोहित डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। रोहित डिड नॉट कम, देखो, टू द ऑफिस बिकॉज ही गॉट हेल्ड अप, डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा, मैंने क्या कहा था? सिंपल पास्ट में इज एम आर वॉज वर, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है, लेकिन सिंपल पास्ट में इज एम आर का पास्ट टेंस क्या है? वॉज वर। वो मेन वर्ब भी है, लेकिन वो वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा। माधुरी डिड नॉट रिप्लाई, माधुरी ने रिप्लाई नहीं किया। व्हेन आई आस्क्ड हर, जब मैंने पूछा, व्हाई वॉज शी वीक, WH बीच में आता है ना, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगा। ठीक है बेटा? वीओडी में लेक्चर कितने हुए मैंने काउंट नहीं किया बेटा, सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से कराया हुआ है। मुझे एक बार बताना कितने वीओडी में लेक्चर्स होते हैं। हो गया? Why they didn't turn up for the workshop? भाई क्वेश्चन पूछ रहे हो, हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। Why didn't they turn up? वो क्यों नहीं आए वर्कशॉप के लिए? टर्न अप का मतलब होता है आना। देखो ये फ्रेजल वर्ब है। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना। ठीक है बेटा? वॉल्यूम 1 में वोकैबुलरी एकदम चुनिंदा है, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है वो। चलो अब आओ जरा, अगेन मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट के साथ। पास्ट मतलब कोई पास्ट की बात हो या पास्ट टाइम के साथ कभी भी प्रेजेंट फॉर्म मत लगाना। हमेशा आप कौन सा फॉर्म लगाओगे? वर्ब का सेकंड फॉर्म। जैसे अगर आप यस्टरडे लगा रहे हो तो हैव कम मत लगाओ, यहां मेन वर्ब कौन है? कम, तो हम कम का सेकंड फॉर्म केम लगाएंगे। और अगर पूछो मैम इसमें क्या मिस्टेक है, भाई यहां पे 1966 दे रहा है, तो हम प्रेजेंट वाला वर्ब लगाएंगे ही नहीं, बस हमको खाली डिटेक्टिंग एरर बताना है, मैंने आपको बता दिया। अब इसका जो आंसर है वो पैसिव वॉइस है, तो इसीलिए मैं ज्यादा आपको उस पर एम्फसाइज नहीं कर रही। ठीक है? लेकिन हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते। देखो ठीक है? अब आओ फिर से आगे, ध्यान से बेटा। जब आप पास्ट की बात करते हो ना, कब की बात कर रहे हो? कल की बात कर रहे हो, तो सब कुछ पास्ट में होगा ना, फिर प्रेजेंट या फ्यूचर में थोड़ी लगेगा, सब कुछ पास्ट में होगा। चलो सेंटेंस की शुरुआत हम पास्ट से करेंगे तो आगे क्या होगा? पास्ट ही चलेगा ना। सेंटेंस के से शुरुआत अगर पास्ट से कर रहे हो तो भाई फ्यूचर में थोड़ी जंप करके चली जाऊंगी, मैं पास्ट में ही रहूंगी। चलिए बनाइए तो ये जरा।
चलो जल्दी करो तो। वेरी गुड। ही सेड, उसने कहा कि दैट, वो आगे मिस्टेक को रिपीट नहीं करेगा, वो गलती रिपीट नहीं करेगा। पास्ट टेंस से शुरू किए हो तो फ्यूचर में कहां घुस गए, आप पास्ट में ही रहोगे। विल का पास्ट टेंस वुड। द सेल्समैन ट्राइड, कोशिश किया उसने मुझे सोलर हीटर बेचने का। टू सेल, टू के बाद तो वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है, ठीक है। बट लेकिन आई ऑलरेडी, अब ये प्रेजेंट टेंस में कहां से घुस गया, आएगा हैड वन। सेल्समैन ने मुझे बेचने की कोशिश की सोलर हीटर, एक है ना जो सन से यानी कि सूर्य की के किरण से चलने वाला जो हीटर होता है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक था, यानी पहले की बात कर रहे। I called at his office, मैंने उसके उसके हाउस में कल विजिट किया था। बेटा कॉल एट का मतलब होता है जाना वहां पे, टू विजिट। आई विजिटेड, इसका मतलब हुआ विजिटेड। कल मैं उसके घर गई थी, तो कल ही पैसे दिए ना बेटा, तो हाँ गिवन क्या होगा, गेव होगा ना। ठीक है, क्लियर। हो गया। आई शेक हिज हैंड, मैं उसका हाथ क्या किया भाई, शेक करता हूं। अराइव्ड, ओके, जब वो आया। एंड व्हेन ही लेफ्ट, ओके, तब तो ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है, शेक नहीं शुक होगा। यानी शुरुआत में पास्ट हो तो आगे पास्ट होगा। लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आई कहा क्या जा रहा है ना। तो अगर मैं कहूं कि जब वो आया और जब वो गया, यानी पास्ट की बात हो रही है, तो फिर शेक थोड़ी होगा, शुक होगा। बेटा ट्रांसलेशन में दिक्कत हो रही है तो आप स्पोकन से शुरू करो, नहीं तो आप यही बैच में आराम से कर लोगे। अगर आप कहोगे कि मैं एक एक सेंटेंस का आप हिंदी समझा रहे हो तो इसी से कर लूंगा मैं, ठीक है। नहीं तो आप अगर हर टेंस का 25-50 ट्रांसलेशन करना चाहते हो तो स्पोकन से करना, ठीक है। देखो सबका आंसर मैं कराते जाऊंगी, सबका आंसर आपको मिलता जाएगा। और अगर कहोगे ये कहाँ है बुक में, तो बेटा आज ये जो मैं पढ़ा रही हूं ये आपका पेज नंबर 64 में, पेज नंबर 64 में, ठीक है। चलो अब आओ आगे चलते हैं। देखो ऐप में डाउट क्लियर होता है सुनीता। अभी बेटा इसमें ना डेमो चल रहा है, डेमो चलता है उसमें यूट्यूब में, वरना मैं सारा डाउट क्लियर करूंगी आपका। प्रथम बहुत मारूंगी तुम्हें, अभी यही काम करो, तुम पंछी को जानते हो। हाँ बेटा शेख का सेकंड फॉर्म शुक होता है, अविनाश। देखो मैंने कहा था सारे लड़के एक जैसे होते हैं, शेख का शेक्ट कर दिया। देव गुर्जर, आप स्पोकन से शुरू करो अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हो थोड़ा सा भी तो। सत्या ट्रांसलेशन की बात करोगे बेटा, ट्रांसलेशन में कराती हूं आपको स्पोकन में। बताओ आंसर बताते चले जाओ जल्दी से फटाफट, सॉरी मैं हट जाऊं सामने से।
नो वन इन्फॉर्म मी, एक तो नो वन सिंगुलर है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब तो खैर नहीं आएगा। एनीवे आगे देखते हैं। दैट यू बी एब्सेंट, ये तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो इन्फॉर्म्ड होगा ना। मुझे किसी ने नहीं बताया कि तुम एब्सेंट रहोगे, मुझे किसी ने नहीं बताया कि तुम एब्सेंट रहोगे। नो वन इन्फॉर्म्ड मी दैट यू वुड बी एब्सेंट। देखो, मुझे किसी ने नहीं बताया कि तुम एब्सेंट रहोगे। She stopped singing. Stopped, second form. As soon as the telephone, बेटा रैंग होगा ना, रिंग्स थोड़ी होगा। जैसे ही हॉल में टेलीफोन की घंटी बजी, वो उसने गाना बंद कर दिया। She stopped singing. Anya's class teacher and her friends, भाई ये दो लोग हैं, congratulates नहीं, congratulated her warmly. क्यों कॉन्ग्रेचुलेटेड? मुझे आगे मेरी नजर पड़ गई थी विन का सेकेंड फॉर्म वन पर और ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट पर। मतलब जब वो शी वन द इंटर स्कूल डिबेट, जब वो प्रतिस्पर्धा, इंटर स्कूल डिबेट यानी वाद विवाद की जो प्रतिस्पर्धा होती है, उसको उसने जीता एंड ब्रॉट द ट्रॉफी टू द स्कूल, और ट्रॉफी लेकर आई स्कूल में, तो आन्यास क्लास टीचर और उसके फ्रेंड्स ने उसको विश किया, कॉन्ग्रेचुलेटेड। फोटोग्राफर का सेम पेपर है। वेरी सून आई रियलाइज्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म दैट ही इज एट फॉल्ट। ही वॉज होगा, इज नहीं वॉज होगा। ही वॉज एट फॉल्ट। बहुत जल्दी उसको ये महसूस हो गया कि उसकी गलती है। ही वॉज एट फॉल्ट। ठीक है, बोलो। आई डिक्लाइंड, मना कर दिया इनविटेशन। नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं जाना नहीं चाहती, बल्कि बिकॉज आई हैव नो टाइम नहीं होगा, आई हैड नो टाइम, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। आई हैड नो टाइम। ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म देखो, डिक्लाइंड, डिड नॉट वॉन्ट टू गो। समझ में आया? पास्ट से शुरुआत कर रहे हो बेटा तो आगे पास्ट ही करो ना कंटिन्यू। प्रेजेंट कहां से घुसाते या फ्यूचर में कहां से चले जाऊं? यानी जब आप किसी पास्ट इंसिडेंट के बारे में लिखते हो ना बेटा, तो आप विल नहीं वुड लगाना है ना। विल शाल नहीं वुड शुड, कैन नहीं कुड, मे नहीं माइट, पास्ट में ही चलोगे, है ना। जो भी चीज हो सब हम पास्ट में ही चल रहे हैं, और सब देखो एग्जाम के क्वेश्चन है। चलो आगे देखो। लेकिन इसके अलावा आ जाओ जरा ये देखना, क्या हमेशा यही लागू होगा कि प्रेजेंट में शुरुआत हो, पास्ट से शुरुआत हो तो आगे पास्ट ही चलेगा? क्या यही नियम हमेशा लागू होता है? जरा देखे तो, आ जाओ 1 से लेकर 4 तक करिए तो जल्दी से। ये आपके पेज नंबर है 66 में, 66 में। गैलीलियो प्रूव्ड, इसने साबित किया दैट द अर्थ, भाई अभी भी रिवॉल्व करता है सन के अराउंड। रिवॉल्व मत लगा देना। सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलेगा, लेकिन अगर वो प्रेजेंट का रूटीन है, भाई प्रेजेंट का रूटीन है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा ना, रिवॉल्व्स होगा। प्रेजेंट का रूटीन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, रिवॉल्व्स होगा। अवर टीचर सेड दैट, हमारे टीचर ने कहा, क्या कहा? कि भाई ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी होती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी होती है। देखो, दे सेड का मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। क्या? वीमेन आर मोर सिंसियर वर्कर्स देन मेन। भाई ये जो कहावत है इसको कहते हैं स्वीपिंग जनरलाइजेशन। स्वीपिंग का मतलब क्या होता है? हाँ, समेट कर सबको इकट्ठा कर दिया, सारे मर्द एक जैसे होते हैं।
सारी महिलाएं ज्यादा अच्छा काम करती है। कहोगे मैडम ये तो कुछ अति हो गया। बेटा सुनो ध्यान से, जो कहने वाला व्यक्ति है ना, या कहने वाले लोग हैं, उनके अनुसार वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, यहाँ पे पास्ट मत कर देना, नहीं तो हो जाएगा हाँ पहले महिलाएं ज्यादा सिंसियर वर्कर्स होती थी और पुरुषों से ज्यादा होती थी, ऐसा थोड़ी है। जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। यानी अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो और आगे जो आ रहा है वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वो ईडियम हो, वो फ्रेज हो, कारपेंटर अ बैड कारपेंटर फाइट विद हिज टूल्स, इसका मतलब है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। काम नहीं आता है ना, तो जो खराब ही होता है वो अपने टूल से ही लड़ेगा। यानी अगर आपको नाचना नहीं आता तो कहोगे आंगन टेढ़ा है, इसका मतलब काम नहीं आता तो दूसरों को दोष देते हो। समझ में आया? अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो लेकिन आगे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, आगे कोई फ्रेज हो, आगे कोई ईडियम हो, आगे कोई ऐसी बात हो जो कहने वाले के अनुसार वो यूनिवर्सल ट्रूथ सा महसूस हो रहा हो, तो बेटा सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट नहीं चलेगा, प्रेजेंट में आएगा। समझ में आया? रिमेंबर, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक भावना को, अपनी बात को रखने का माध्यम है। आप उसको फील करो। और जब आप इंग्लिश करते हो तो याद रखना सब चीज का एप्लीकेशन होता है। इसलिए जब आप ऑब्जेक्टिव इंग्लिश पढ़ते हो तो उसको अप्लाई करो कि हाँ हम इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, है ना? अगर आप अप्लाई करोगे तो पता चलेगा जितने भी आप रोजमर्रा की चीजें करते हो V1 लगाते हो, जितने भी आपके लाइफ में पास्ट हो गए V2 लगाते हो, है ना? एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हमेशा कोशिश करो बेटा कि आप सोचते रहो, इंग्लिश में सोचो कि इसको कैसे बोलते हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज जानती हूँ, जिस चीज में खुद को डुबा लेते हो ना वो मुश्किल नहीं होता, और मुश्किल वो चीज होता है जिसको आप बोझ समझ के करते हो। इसीलिए हमेशा एक चीज एंजॉय करा करो कि हाँ अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो इंग्लिश में स्टोरीज पढ़ो, कॉमिक्स पढ़ो, इंग्लिश में आर्टिकल्स पढ़ो, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ो, है ना? इंग्लिश में न्यूज सुनो और इंग्लिश के टच में रहो। और याद रखना ये कंप्लीट बैच में आपको महसूस हो जाएगा कि मैं जो पढ़ाऊंगी एकदम बिल्कुल डिफरेंट चीज पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं आपको, याद रखना, बैच के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाती हूँ कि हाँ बैच में कल शुरू होने वाला है तो आज जल्दी निकलना है, नहीं। आपको ये पूरा बुक में खत्म कराऊंगी इसमें। इसीलिए अगर आप चाहो तो ये बुक खरीद लेना केडी पब्लिकेशन से, नहीं तो आपको PDF मिल जाएगा। और बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको बैच नंबर 33 में पूरा कंप्लीट ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट सब कुछ कराऊंगी। चाहे वो किसी भी एग्जाम्स के बारे में आप बात, किसी भी एग्जाम की बात करो, सेंटेंस अरेंजमेंट भी कराऊंगी ऑफ कोर्स। ठीक है, वोकैबुलरी के लिए आपको किसी भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। आपको वोकैबुलरी अगर आप वॉल्यूम 1 खरीद लो और बस खाली मेरे साथ पढ़ते रहो, मोर देन सफिशिएंट है। ये बैच 10 से शुरू हुआ है, याद रखना। आपको वर्क के फॉर्म सिर्फ याद रखने हैं, और ये बैच जिस दिन शुरू हुआ है इसका वैलिडिटी 1 साल तक रहेगा। इसके साथ अराउंड 75 प्लस टेस्ट पेपर्स आपको मिल जाएंगे डिफरेंट एग्जाम्स के, ताकि आप प्रैक्टिस भी साथ में करते रहो। रोज एक आध टेस्ट पेपर प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है? और आपको एक कंप्लीट पैकेज में प्रोवाइड कर रही हूँ। ऑफलाइन में आओगे तो ऑनलाइन का एक VOD भी दे देंगे, है ना? और ऑनलाइन में पढ़ रहे हो तो आप डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आराम आराम से पढ़े 7-8 महीने में, जो कि पढ़ना चाहिए आपको प्रॉपर तरीके से, तब आप लाइव बैच लेना। और अगर कहोगे कि नहीं मुझे हड़बड़ी है, मुझे एग्जाम दिसंबर में या जनवरी में, जो भी एग्जाम देने वाले हो, 2-3 महीने के अंदर एग्जाम है, तो फिर आप VOD बैच ले लो, ठीक है? लेकिन अगर आप स्पेशल बैच लेते हो तो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कहोगे बिल्कुल कुछ नहीं आता, एकदम एक लाइन पढ़ के समझ में नहीं आता, तो आप एक काम करो, आप इस बैच को ले लो, लेकिन इसके साथ एक 60 डेज में इंग्लिश बोलना सीखे एक VOD है, 60 VOD होगा उसमें, आप वो ले लो। वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसा कर देगा कि फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। किसी तरह का कोई क्वेरी हो आप इस नंबर पे कॉल कर लो।
लेकिन याद रखना, अगर मुझे कर रहे हो तो आप सिर्फ व्हाट्सएप करना, मुझे कॉल मत करना। इसको मैं कल आपको हाँ, मुझे मेरा नंबर ये लिख लो, ठीक है? इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दोगे, तो फिर मैं आपको कॉल करवा दूंगी, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। आपसे मेरी मुलाकात अब होगी मंडे को। संडे को मैं शायद एक क्लास लूंगी वॉल्यूम 1 का। थैंक यू सो मच।